हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्रश्न संख्या एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां कौन सी? जो इच्छा के अनुसार आप मूव नहीं कर सकते वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। ऑप्शन फर्स्ट है लिम्ब, ऑप्शन टू दिमाग, ऑप्शन थर्ड दिल, ऑप्शन फोर्थ जबान। तो ऑप्शन थर्ड में राइट रहेगा। दिल में हृदय होता है, हार्ट, उसमें अनैच्छिक पेशियां होती है, वो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 2, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक होता है, उनको नियंत्रित करने के लिए टोटल कितनी मांसपेशियों के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन थर्ड 6, ऑप्शन फोर्थ है 7। तो कितनी मांसपेशियां होती है? टोटल 6 होती है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भाशय ग्रीवा में, ऑप्शन 2 डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन थर्ड है गर्भाशय का निचला भाग, ऑप्शन फोर्थ है गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो निषेचन की क्रिया शुक्राणु डिंब को निषेचित कहाँ करता है? निषेचन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, डिंब वाहिनी। या ऑप्शन में आ सकता है फैलोपियन नलिका। क्या आ सकता है? फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये यूपीएससी 2007 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, मस्तिष्क जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है सोचने के लिए, ऑप्शन 2 हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन थर्ड है शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त तीनों के लिए। तो मस्तिष्क द्वारा सोचने की क्रिया, हृदय गति का नियंत्रण और शरीर संतुलन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, उपयुक्त तीनों के लिए। यूपीपीसीएस 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 5, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन 2 अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन थर्ड है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन फोर्थ है तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, कशेरुक रज्जु में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है हृदय की ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसके संदर्भ में पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है। हृदय में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस कारण से होती है? ऑप्शन 2 है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है। ऑप्शन थर्ड है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। ऑप्शन फोर्थ है सामान्य हृदय ध्वनियाँ मरमर कहलाती है। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, हृदय की ध्वनियाँ किस कारण से उत्पन्न होती है? जो हृदय के वाल्व होते हैं उसके खुलने और बंद होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, लब और डब की आवाज़। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर परिसंचरण किसके? रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन 2 विलियम हार्वे, ऑप्शन थर्ड जॉन ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन फोर्थ है रोनाल्ड रोस। तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 8, पेसमेकर का कार्य है मूत्र बनने का नियमन, ऑप्शन 2 है पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन थर्ड है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन फोर्थ है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो पेसमेकर का क्या कार्य है? ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर करता है, ऐसे नोट। प्रश्न संख्या 9, दिल का दौरा हार्ट अटैक किस कारण से होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हृदय का पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन 2 है
हृदय गति का रुक जाना। ऑप्शन थर्ड है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। और ऑप्शन फोर्थ है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो हार्ट अटैक का कारण क्या है? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण हार्ट अटैक होता है। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। आने वाले एग्जाम आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही क्लास ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में अभी साइंस की क्लासेस चल रही है, बहुत ही जल्दी मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लास है मंथली प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाई जाएगी। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 206, ऑप्शन 2 230, ऑप्शन थर्ड है 280, ऑप्शन फोर्थ है 300। नवजात शिशु में अगर हड्डियां पूछे तो 300 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। राजस्थान पुलिस और एसएससी 2014 में पूछा गया, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। और एक बाल्यावस्था में, किसमें? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में 300, बाल्यावस्था में याद रखना 270। और वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या अगर पूछ ले, वयस्क मानव में तो 206। कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में 300 होती है, बाल्यावस्था में उसके अस्थिकरण की वजह से 270 हो जाती है। और वयस्क में 206 हड्डियां रहती है प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न संख्या 11, मानव जो मनुष्य की खोपड़ी है में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन थर्ड 32, ऑप्शन फोर्थ है 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो याद रखना मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 अस्थियां होती है, लेकिन 22 ऑप्शन में नहीं है। तो जो 22 अस्थियां होती है इसमें दो भाग होते हैं। जो करोटी की अस्थियां होती है खोपड़ी में, करोटी की अस्थियां वो 8 होती है। और चेहरे, जो चेहरे की हड्डियां होती है वो कितनी होती है? चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। इन दोनों को मिलकर 22 हो गई। अभी इसमें ना तो 22 ऑप्शन है और ना 14, तो मनुष्य की खोपड़ी में पूछी है तो 8 ऑप्शन राइट रहेगा, करोटी की हड्डियाँ। यहाँ पर इस प्रश्न का मतलब क्या, करोटी की हड्डियाँ कितनी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा 8। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः स्थापित होने वाले, पुनः स्थापित यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या। किसकी संख्या पूछी है? अस्थायी दांतों की संख्या पूछी है। यह प्रश्न दूसरी बार ये ऐसा भी बन सकता है कि 2 बार आने वाले दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं? तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितने हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है 12, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन थर्ड 32, ऑप्शन फोर्थ है 16। तो पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। अस्थायी दांतों की संख्या भी पूछे तो 20 बतानी है। 2 बार आने वाले मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने हैं? तो भी 20 बताने हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? जो जीवन से 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में एक बार ही आते हैं। और टोटल वयस्क में प्रौढ़ावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। प्रश्न संख्या 13, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ऑप्शन फर्स्ट अल्ना, ऑप्शन 2 ह्यूमरस, ऑप्शन थर्ड फीमर, ऑप्शन फोर्थ टिबिया। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 14, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन को स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट केवल ग्रीवा, ऑप्शन 2 निषेचित अंड, ऑप्शन थर्ड केवल शुक्राणु, ऑप्शन फोर्थ है अंड व शुक्राणु। तो वीर्यसेचन में किसको पहुंचाया जाता है? केवल शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है, सही रूप से उसको परिभाषित करती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है
जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। ऑप्शन 2 है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन 3 है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन 4 है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को सही रूप से परिभाषित कौन करता है, तो ऑप्शन 3 राइट है। जब निषेचन कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, निषेचन बाह्य होता है और उसके बाद में उसको गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 16, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। ऑप्शन फर्स्ट है भ्रूण के लिंग को। ऑप्शन 2 अमीनो एसिड के प्रकार को। ऑप्शन 3 है प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को। ऑप्शन 4 है हार्मोन के प्रकार को। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है, ये भ्रूण के लिंग को बता सकता है। भ्रूणीय अवस्था में एमनियोसिस से जो लिक्विड होता है उससे भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। क्या ग्रंथि नहीं है, उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट अधिवृक्क, ऑप्शन 2 पित्ताशय, ऑप्शन 3 पीयूष, ऑप्शन 4 जिगर। तो कौन सी ग्रंथि नहीं, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। ये पित्ताशय पीत रस का संग्रह करता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत रस का अगर निर्माण पूछ ले तो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत में। यकृत में पीत का निर्माण होता है और संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन 2 थायराइड, ऑप्शन 3 पीयूष, ऑप्शन 4 लार ग्रंथि। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ ले सबसे बड़ी, तो याद रखना लीवर होती है, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। बीएसएससी और एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। अगर ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी यहाँ सब ओनली फॉर ग्रंथि पूछी थी, अभी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा थायराइड, ऑप्शन 2 पैराथायराइड, ऑप्शन 3 एड्रिनल, ऑप्शन 4 पिट्यूटरी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो कौन सी होती है, थायराइड होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। और ओनली फॉर अगर आपको ग्रंथि पूछ ले तो लीवर बताना है, अंतःस्रावी पूछ ले तो थायराइड। ये दोनों प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, कन्फ्यूजन वाले। प्रश्न संख्या 20, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोजन, ऑप्शन 2 थायरोक्सिन, ऑप्शन 3 है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 है इंसुलिन। ऑप्शन 4 कौन सा है, इंसुलिन है जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। इसमें जो इंसुलिन है किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंगरहैंस डिप कोशिका है उनकी बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 21, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है अवटु ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन 2 है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन 3 जनन ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन 4 हड्डियों द्वारा। तो वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन 2 राइट रहेगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। वृद्धि हार्मोन विकृत करती है। प्रश्न संख्या 22 मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ अवस्थित रहती है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, ऑप्शन 2 गला, ऑप्शन 3 कांख, ऑप्शन 4 है मस्तिष्क। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, ये गले में होती है। ऑप्शन 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 23, अक्रिय गैसें खाली जगह होती हैं जल में मिश्रणीय। ऑप्शन 2 अस्थिर, ऑप्शन 3 रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ऑप्शन 4 है रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो अक्रिय गैसें कौन सी है, जो रासायनिक रूप से अक्रियाशील है। अक्रिय गैसें कौन सी जो रासायनिक रूप से अक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 24, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ
इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें आर्गन का प्रयोग किया जाता है, उसका क्यों किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है धातु के साथ उसकी उपक्रांतिकता कम हो जाती है। ऑप्शन 2 है इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन 3 है इसमें उच्च ज्वलनशीलता होती है। ऑप्शन 4 है इनमें उच्च उष्ण मान होता है। तो आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसका रीजन है ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, धातु के साथ उसकी उपक्रांतिकता कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 खाली जगह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है एक अंडा पकाना। ऑप्शन 2 है एक आइस क्यूब पिघलाना। ऑप्शन 3 है केक को बेक करना। ऑप्शन 4 है केला सड़ना। तो एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, एक आइस क्यूब पिघलाना। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन फर्स्ट है कोयले का जलना। ऑप्शन 2 लकड़ी का जलना। ऑप्शन 3 है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। ऑप्शन 4 है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा हो, एक अवस्था दूसरी अवस्था में दूसरी वापस उसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन हो सकता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन 3 राइट है, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27 जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कोई परिवर्तन आप किसी भी ठोस को गर्म करते हैं, ठोस से द्रव अवस्था में, द्रव से किस में परिवर्तित होता है? जैसे कोई ठोस है, ठोस से आप थोड़ा सा उसको ताप दोगे, हीट दोगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है नॉर्मल वे में, और द्रव से वो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर कोई ठोस को आप गर्म कर रहे हो, वो बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संघनन। ऑप्शन 2 वाष्पीकरण। ऑप्शन 3 ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन 4 विसरण। तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ऊर्ध्वपातन उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हो? कपूर। उदाहरण के तौर पर कपूर है, जो अगर आप गर्म करोगे ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में और गैस से वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है टिन प्लेटिंग। ऑप्शन 2 क्रोमियम प्लेटिंग। ऑप्शन 3 मिश्र धातु बनाना। ऑप्शन 4 गैल्वेनाइजेशन। तो किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है और जो एक सुरक्षा की परत के रूप में कार्य करता है, जो जंग को रोकथाम करता है, जंग के रोकने? तो ऑप्शन 4 राइट है, गैल्वेनाइजेशन, जो जंग को रोकता है, जंग लगने से उस वस्तु को बचाता है, जिंक ऑक्साइड की परत बनती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 29 प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट उनकी चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 2 उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 3 जंग लगने से बचाने के लिए। ऑप्शन 4 है उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो उन्हें एनोडाइज क्यों किया जाता है? ऑप्शन 3 राइट रहेगा, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए एनोडाइज किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 सीमेंट की खोज किसने की? ऑप्शन फर्स्ट अगासिड। ऑप्शन 2 अल्बर्ट मैग्नस। ऑप्शन 3 है जोसेफ एस्पिडिन। ऑप्शन 4 है जैनसन। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडिन। एस्पिडिन या एस्पिडिन एक ही है, कई बार एस्पिडिन भी मिल जाता है, तो आपको गलत नहीं करना, एस्पिडिन या एस्पिडिन एक ही है वर्ड्स। प्रश्न संख्या 31 कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लास। ऑप्शन 2 सीमेंट। ऑप्शन 3 गारा। ऑप्शन 4 कंक्रीट। तो कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? ये सीमेंट कहलाता है। इस चैनल के माध्यम से रेगुलर साइंस के 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। कितने? 50 प्रश्न करवाए। 50 में से आप भी साथ में ट्राई किया करोगे। 50 में से आपके कितने राइट हुए
प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चुनास्म का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 उर्वरक, ऑप्शन 3 सीमेंट, ऑप्शन 4 है सेल रसायन। तो किस उद्योग में चूने है उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। सीमेंट उद्योग में चूने को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, सीसा कांच एक है शुद्ध ठोस पदार्थ, ऑप्शन 2 अतिशीतित द्रव, ऑप्शन 3 है बहुलक पॉलीमर, ऑप्शन 4 है जेल। तो सीसा एक क्या है? ये अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं? जिसमें हल्के से धीरे से बहने की प्रवृत्ति होती है, तरलता होती है। जैसे आप किसी कांच को देखोगे तो कई सालों पुराना अगर कांच लगा हुआ तो उसकी थिक जो नीचे से देखोगे थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि अतिशीतित द्रव के कारण कांच में हल्के से बहने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 34, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन फर्स्ट माइका, ऑप्शन 2 क्वार्ट्ज, ऑप्शन 3 सिलिका, ऑप्शन 4 सोडियम बोरेट। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, सिलिका। प्रश्न संख्या 35, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट है नीला, ऑप्शन 2 गहरा लाल, ऑप्शन 3 गहरा नीला, ऑप्शन 4 हरा। तो कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच के साथ मिलाया जाता है, उसका रंग कौन सा रंग प्रदान करता है? तो एक गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कौन सा? गहरा नीला रंग। अभी ऐसा एक दूसरा प्रश्न है मिलता जुलता, पेंट में अगर क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या पाने के लिए उसको मिलाया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हरा रंग, ऑप्शन 2 नीला रंग, ऑप्शन 3 लाल रंग, ऑप्शन 4 है बैंगनी रंग। तो पेंट में अगर क्रोमियम ऑक्साइड का संघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका क्या कारण है, क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, हरा रंग प्राप्त करने के लिए। RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? ऐसा कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडा कांच, ऑप्शन 2 पायरेक्स कांच, ऑप्शन 3 जेना कांच, ऑप्शन 4 क्रोक्स कांच। तो 4 ऑप्शन राइट रहेगा, क्रोक्स कांच है वो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। प्रश्न संख्या 38, लेंस किससे बनता है? जो लेंस होते हैं वो किस कांच से बनाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पायरेक्स कांच, ऑप्शन 2 फ्लिंट कांच, ऑप्शन 3 साधारण कांच, ऑप्शन 4 कोबाल्ट कांच। तो लेंस किस कांच से बनाया जाता है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, फ्लिंट कांच से। प्रश्न संख्या 39, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। ऑप्शन 3 है यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है। ऑप्शन 4 है यह ऊर्जा कुशल होता है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, अधिक गर्मी होने पर भी, गर्म होने पर भी प्रतिरोध के सहन कर सकता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है यूरिया, ऑप्शन 2 सोडियम सल्फेट, ऑप्शन 3 सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन 4 है पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा उर्वरक नहीं है रासायनिक? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, सोडियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 41, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 है कैल्शियम साइनाइड, ऑप्शन 4 है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम के कौन से लवणों का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का किया जाता है। ऑप्शन 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 सल्फर, ऑप्शन 4 पोटेशियम। तो कौन सा मौजूद रहता है कार्बनिक यौगिक में? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, कार्बन। प्रश्न संख्या 43, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 आर्गन। तो मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, प्रमुख घटक मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
CH4। प्रश्न संख्या 44। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है नीलाथोता, ऑप्शन 2 लाफिंग गैस, ऑप्शन 3 हीटिंग गैस, ऑप्शन 4 मार्स गैस। तो मीथेन एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, लेकिन गैर विषहीन गैस है। तो इसका अन्य नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 45। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट केवल चालन, ऑप्शन 2 केवल संवहन, ऑप्शन 3 है केवल विकिरण, ऑप्शन 4 चालन एवं विकिरण दोनों। तो मोटर कार में जो रेडिएटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 46। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक जैसे जैसे कहीं आप ऊंचाई पर जाते हो पहाड़ों पर, वहाँ पर भोजन बनाना कठिन होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्वथनांक में क्या होता है, उच्चतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन 2 है निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन 3 लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन 4 है वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम होता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ों वगैरह पर क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर खाना पकाना थोड़ा कठिन होता है और प्रेशर कुकर बेहतर रहता है। प्रश्न संख्या 47। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन 2 दृश्य विकिरण, ऑप्शन 3 है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन 4 सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है पराबैंगनी विकिरण। जो सौर प्रकाश सर्वाधिक सामान्य रूप से विकिरण ऊर्जा है, पराबैंगनी विकिरण कहाँ से? सौर प्रकाश से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से, जो मनुष्य में त्वचा और धूप ताम्रता का कारण है। प्रश्न संख्या 48। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाता है? अपने देख शेविंग क्रीम से जब ब्रश को बाहर निकाले तो आपस में उसके बाल जितने भी होते हैं वो चिपक जाते हैं। उसका चिपकने का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट श्यानता, ऑप्शन 2 पृष्ठ तनाव, ऑप्शन 3 घर्षण, ऑप्शन 4 प्रत्यास्थता। तो किस कारण से उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं शेविंग ब्रश के? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 49। सरल आवृत्ति गति कर रहे कण का कार्यशील बल है। ऑप्शन फर्स्ट है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है जो कार्यशील बल है, और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। ऑप्शन 2 विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति के और निर्देशित होता है। प्रश्न ऑप्शन 3 है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन 4 विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर होता है। तो कौन सा इसमें प्रश्न राइट होएगा? जो सरल आवर्ती गति में कर रहे कण पर कार्यशील बल है, तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा इसके लिए कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर अनुनिर्देशित होता है। प्रश्न संख्या 50। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, ऑप्शन 2 है जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, ऑप्शन 3 है जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रख कर खड़ा होता है, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो दबाव सबसे अधिक कब पड़ेगा? जब भूमि में वो कोई इंसान दबाव डालना चाह रहा है, तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, पैर की अंगुली, तो पूरा वजन उस पर कम एरिया पर लगेगा तो दबाव अधिक महसूस होगा। ऑप्शन 2 राइट रहेगा। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब